नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। आज इकोनॉमिकम फिर से खास। आज इकोनॉमिकम चर्चा करेंगे आज हम भारत में एक आत्मनिर्भरता की। हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर होने की, हम बात कर रहे थे अपने संसाधन जुटाकर अपने लिए बनाने की, अपने लिए उपभोग करने की। पीएलआई स्कीम की समीक्षा पिछले हफ्ते पूरी हुई। पीएलआई स्कीम में क्या कुछ पता चला ये हमने आपको बताया था। पीएलआई स्कीम कितनी सफल रही इस पर हमने एक पूरा इकोनॉमिकम किया था, उसका लिंक आप देखिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन इस पीएलआई स्कीम से मिला क्या, पता क्या चला, कौन से वो दो ऐसे उद्योग थे जिनमें पूरी ताकत झोंकी जानी थी, जिसका डंका बजाया जाना था, जिसके दम पर दरअसल पूरी पीएलआई की सफलता की कहानी बुनी जानी थी। एक था इलेक्ट्रॉनिक, एक था फार्मा। इलेक्ट्रॉनिक पे हम कर चुके हैं बात। आपको याद होगा हमने जब इकोनॉमिकम में बात की थी पीएलआई पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा हमने पकड़ा था। आज हम बात करेंगे फार्मा की। बड़ा ज़रूरी इकोनॉमिकम है ये, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है दवा जिसकी ज़रूरत सबको है, किसी भी आय वर्ग में हो, किसी भी आयु वर्ग में हो, किसी भी ज्योग्राफी में रहता हो, लेकिन भाई दवा तो खाता है। दवा में हम कहाँ खड़े हैं? चीन का इस बाज़ार में कितना कब्जा है? पीएलआई में आयात निर्यात की क्या स्थिति है? फार्मास्यूटिकल पर कितना जोर दिया जा रहा है? ये सहारा कितना काम आया? ये तमाम बातें आज आप जान जाएंगे अगर आप ये इकोनॉमिकम देख लेंगे। ज़रूरी क्यों है इस समय? ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि पीएलआई की समीक्षा अभी अभी पूरी हुई है। ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सरकार आनन फानन में आयात निर्यात पर नए नए फैसले ले भी रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इकोनॉमिकम। सबसे पहले स्वागत करते हैं अंशुमान जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज का इकोनॉमिकम आपने लिखा तो बहुत जल्दी जनरली हम देखते हैं कि आप कभी कोई एक इकोनॉमिकम लिखते हैं, उसका लंबा समय का आप ब्रेक लेते हैं। क्यों आपको ये लगा कि ठीक है, पीएलआई की समीक्षा के तुरंत बाद अभी हमने पीएलआई भी लिखा, अभी हमने आत्मनिर्भरता पर भी लिखा, फिर ये क्यों? शुभम, जरूरी ये था कि एक बहुत चौंकाने वाले फैसले हुए वो फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। आप सारे लोगों को पता है कि भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के सपोर्ट के लिए और सारी तैयारियों के बावजूद भारत में लैपटॉप, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, इनके सबके आयात पर एक नई तरीके की लाइसेंस व्यवस्था लागू कर दी। अप्रत्याशित फैसला था। कोई भी ये नहीं सोच सकता था भारत में कि भारत जिसको अपने यहाँ तकनीक का विस्तार करना है, यहाँ तक कि चिप बनाने की फैक्ट्रीज आमंत्रित करनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट को लाइसेंस परमिट राज के दायरे में ले आएगा। काफ़ी चौंकाने वाला बड़ा फैसला था। इस फैसले की वजह क्या थी? सरकार की तरफ से गोल गोल कुछ बातें कही गई, सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं, समस्याएं थी। और यह फैसला ठीक उस समय हुआ जिस समय सरकार में पीएलआई की समीक्षा चल रही थी। यानी इधर कैबिनेट सेक्रेटरीट पीएलआई स्कीम की, जो इस भारत सरकार की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम थी, भारत में निवेश को लाने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, उसकी समीक्षा कर रही थी। उस समय यह फैसला हुआ जो बेहद अप्रत्याशित था। दोनों के तार कैसे जुड़े, हमें उसके तार खोलते खोलते जब हमें समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा, इस पर अमेरिका भी सहमत नहीं, दुनिया का कोई देश सहमत नहीं। भारत की अपनी डिजिटल इंडिया की संभावनाएं सीमित होती हैं इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से। सरकार आखिर चाहती क्या है, चुनौती कहाँ है? तो उस तार को खोलते खोलते समय हमें एक दूसरे सेक्टर के बारे में पता चला, जहां काफ़ी सनसनीखेज जानकारियां हैं जो हम आपके पास आज लेकर आएंगे। और जब आप इस इकोनॉमिकम को सुन रहे होंगे तो भारत में G20 के सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरणों में होंगी। G20 का सम्मेलन चल रहा होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत डिजिटल इंडिया की बात करते करते, भारत को चिप के सप्लाई चेन में शामिल करते करते कंप्यूटर के छोटे छोटे सामानों पर इंपोर्ट लाइसेंस लगाने पर मजबूर हो गया। छोटे छोटे सामानों के इंपोर्ट पर, और उसके बाद उनकी कीमतें बढ़ गई। क्योंकि हालांकि बात फैसला आया, उसके बाद उसे टाल दिया गया, लेकिन इस फैसले के पीछे शायद वो कुंडली थी जिसे पीएलआई स्कीम की, जिसे वहां खोला गया था। और उससे जो संकेत निकले, उससे ये पता चला कि बात कुछ बनी नहीं है, बल्कि बात दरअसल पीएलआई के बाद ज़्यादा उलझ गई है कुछ क्षेत्रों में। याद रखिए, पीएलआई के लिए सरकार ने 15 अलग अलग उद्योग शामिल किए थे, जिनमें 1.93 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद बजट से दी जानी थी। यानी उत्पादन कीजिए, निर्यात कीजिए और पैसा लीजिए। सीधे बजट से पैसा लीजिए, उत्पादन भारत में फैक्ट्री लगाइए, उत्पादन करिए, निर्यात करिए, भले ही वो असेंबलिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन उसका पैसा बजट से लीजिए। ये वो रियायतें बाकी निर्यातों के अलावा हैं, जिसमें सस्ता कर्ज, टैक्स और निवेश की बाकी रियायतें, उसके अलावा सीधा पैसा, डायरेक्ट इंसेंटिव कंपनियों को दिया जाना था। और वहाँ से उस समीक्षा के बीच में भारत ने एक इतना बड़ा फैसला कर लिया, कंप्यूटर के आयात को, हार्डवेयर के आयात को सीमित करने का या लाइसेंस परमिट राज में लाने का। ठीक है, अंजुमान जी का कहना है कि ये बात निकली है तो दूर तक जा सकती है। बात अभी कंप्यूटर, लैपटॉप से शुरू है, दूसरे उद्योगों तक भी ये
चीज़ें पहुंच सकती हैं। लेकिन जानना ज़रूरी ये है, हम आगे उतरें, जैसे मैंने आपको बताया हम फार्मास्यूटिकल उद्योग की आज बात करेंगे, दवा क्षेत्र की बात करेंगे, वहाँ उतरें उससे पहले ज़मीन थोड़ी मजबूत कर लें, इतिहास से इसको थोड़ा सा सीख लें। सर, पीएलआई आई क्यों थी? PLI की समीक्षा हो रही है और अब 2-3 साल और बचे हैं, तो ये जानना जरूरी है संदर्भ के तौर पर। हालांकि शुभम ने आपसे जिक्र किया, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के साथ। हमने PLI की विस्तार से समीक्षा की थी और उसी समय हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी इस कार्यक्रम में कि ये खामियां हैं जो सामने निकल कर आएंगी सामने समीक्षा में। यानी समीक्षा से पहले इकोनॉमिकम में हम लोग उसकी समीक्षा कर चुके थे PLI स्कीम की, और उससे अगर आप आज जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उनसे मिलाएंगे तो आप उनके करीब पाएंगे। पर फिर भी चूंकि PLI स्कीम क्या थी इसके बारे में जानने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड में, 2019 तक भारत की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम या निर्यात प्रोत्साहन स्कीम थी वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया थी, MIAS थी, सबसे बड़ी स्कीम थी। इसमें होता क्या था कि जो भी निर्यात के लायक उत्पादन किया जाता था, जो कच्चा माल खरीदा जाता था, उस पर टैक्स भी और जो सेवाएं खरीदी जाती थी उस पर टैक्स की वापसी की जाती थी। यानी अगर आप स्टील बनाकर निर्यात कर रहे हैं और आयरन ओर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आयरन ओर के इंपोर्ट पर और प्रोडक्शन पर जो आप ड्यूटी इंडिया में पे करते हैं उसकी वापसी सरकार आपको करती थी, क्योंकि आप निर्यात कर रहे हैं। 2019-20 में जब तक ये स्कीम चल रही थी तब तक बजट के जरिए 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड एक्सपोर्टर्स को प्रमोशन के तौर पर इस स्कीम के तहत दिया गया था। 2019 की बात है, 2019 में भारत में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इस स्कीम को बुरी तरह फंसा दिया WTO में। WTO की इस पेशबंदी में भारत ये लड़ाई हार गया। भारत की जो स्कीम थी MIAS, ये WTO से अवैध या WTO नियमों के तहत अनुचित घोषित हो गई। रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे उस समय, लेकिन WTO में ये फैसला हो गया था। अब इसके बाद भारत सरकार को अपनी सारी निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें तुरंत बंद करनी पड़ी। WTO का फैसला आने के बाद उसमें 4 और छोटी स्कीमें थी, वो बंद करनी पड़ी। उसके बाद भारत सरकार ने ये स्कीम शुरू की जिसका नाम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, जो WTO नॉर्म्स के तहत बेहतर है। पर्पज़ ये था कि उसी स्कीम का एक नया स्वरूप था, इससे भारत में इकाइयाँ लगाने के लिए, उत्पादन लगाने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। तो नारा आत्मनिर्भरता का था या फ्लैग या मिशन आत्मनिर्भरता का था। उसके तहत उस पुरानी निर्यात प्रोत्साहन स्कीम का यह नया अवतार था PLI, जो हमारे सामने आया। 1.93 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया 5 साल की स्कीम के लिए। 15 उद्योग थे, कुछ और उसमें बाद में जोड़े जा रहे हैं। तो सर, जो नया अवतार आया उसकी समीक्षा से क्या कुछ हाथ लगा? समीक्षा से सरकार ने स्पष्ट रूप से भी समीक्षा की कोई रिपोर्ट नहीं दी संसद को, या बाकी जगह कहीं नहीं बताई PLI की समीक्षा से। पर जो छनकर सामने खबरें आ रही हैं, जो अलग अलग जानकारियां हमको हमारे सोर्सेज से मिल रही हैं, इस स्कीम की समीक्षा के बाद सरकार को कई सारी वास्तविकताओं का, कड़वी वास्तविकताओं का एहसास हुआ है। कुछ आईने देखने को मिले हैं। समीक्षा शुरू होते ही सरकार को समझ में आ गया कि आत्मनिर्भरता की कोशिश बहुत काम नहीं आई, खेत रही है, आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा आई नहीं है। कंपनियां बजट से मदद भी लूट ले गई और इंपोर्ट भी कम नहीं हुआ। कोशिश ये थी कि भारत में जो सामान नहीं बनते हैं उनको भारत में बनाया जाएगा, जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी मुद्रा नहीं जाएगी। अब आप जोड़िए तार इलेक्ट्रॉनिक्स पे के या कंप्यूटर हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाए जाने के या लाइसेंस परमिट राज लाने के फैसले का तार यहाँ से समझिए। इस आंकड़े में उसका सूत्र छिपा हुआ है। अप्रैल से जून के महीने में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट $7 बिलियन रहा, जो पिछले साल इसी के दौरान 4.73 बिलियन था। PLI आने के बाद भारत का इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स कम नहीं हुआ, बढ़ गया। स्वाभाविक सी बात थी कि उसमें बहुत सारा इंपोर्ट कंपोनेंट के तौर पर हुआ होगा, जिस कंपोनेंट का इस्तेमाल भारत में बंद किया गया और उसके बाद उनका एक्सपोर्ट किया गया। पर भारत का जो मुख्य उद्देश्य था कि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट के आयात पर पैसा कम खर्च किया जाए, उसे कम किया जाए। ये आंकड़े इसके सामने दिखाई देते हैं। सरकार ने कंप्यूटर के इंपोर्ट पर, लैपटॉप्स के इंपोर्ट पर या बाकी सामानों के इंपोर्ट पर जो सख्ती आयत की जो पाबंदी लगाई, जिस पर अमेरिका ने आपत्ति की है, भारत की कंपनियों ने आपत्ति की है, मामला पीछे चला गया है, उसे आगे तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसमें चीन का नाम खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन सरकार के अपने आयात के आंकड़े बताते हैं कि भारत से जो इलेक्ट्रॉनिक आयात है उसमें 32% हिस्सा चीन का है, और वही सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। यानी जिस समस्या के समाधान के लिए हम जो दवा लेकर आए थे, उस दवा के बाद वो समस्या और ज़्यादा बिगड़ गई। एक तो इंपोर्ट बढ़ा और दूसरा इंपोर्ट चीन से बढ़ा, जबकि चीन से निर्भरता कम की जानी थी आत्मनिर्भरता के नियम के तहत। लेकिन शुभम, PLI की कहानी कुछ PLI में कंप्यूटर हार्डवेयर से ज़्यादा सनसनीखेज किस्सा कहीं दूसरी जगह है, और वो इससे ज़्यादा सनसनीखेज है, जो शायद सरकार आपको खुलकर या बाकी जगह खुलकर भी सामने नहीं आया। PLI की समीक्षा से जो कुछ तथ्य निकले, या जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस की जानकारी से तथ्य निकले, या जो इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसीज हैं उन्होंने जो बताया,
उससे भारत की चीन पर निर्भरता का बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया और इसीलिए हम इस पीएलआई की समीक्षा को यहाँ से उस तरफ ले जा रहे हैं जो पीएलआई के इस पूरे मामले में सबसे संवेदनशील है, सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से चीन हमारे कामकाज में नहीं, हमारे शरीर के भीतर है। हमारे शरीर के भीतर बैठराई से समझना हमारे लिए ज़रूरी और आत्मनिर्भरता का शायद सबसे बड़ा जोखिम यहाँ पर है। यहीं पर सबसे बड़ा जोखिम है और यही पीएलआई की सफलता या विफलता का पैमाना भी हो सकता है। हम कोई पहली नहीं बुझाते, हम दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको फार्मास्यूटिकल उद्योग में हो क्या रहा है और कैसे हम भारत की पीएलआई की पूरी स्कीम के बाद भी चीन किस तरह से इस बाज़ार में मौजूद है, इसके हम तथ्य आपको बताएं, क्योंकि उससे पहले हम सामंथा ड्यू से मिलते हैं। सामंथा ड्यू एक ऐसी कैरेक्टर हैं क्योंकि चीन पर भारत की जो सबसे चुनौतीपूर्ण या खतरनाक निर्भरता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ऐसा करने में सबसे बड़ा हाथ सामंथा ड्यू का है और सामंथा ड्यू के तजुर्बे में हमारे लिए बड़ी नसीहतें भी छिपी हुई हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग में हमारी निर्भरता कितनी है। निर्भरता किसी पर तभी होती है जब वो खुद बहुत बड़ा होता है। तो अब यहाँ से ये समझते हैं कि चीन दरअसल फार्मास्यूटिकल उद्योग में या दवा क्षेत्र में कितनी बड़ी ताकत है। और सर इसके साथ साथ ये भी बताइए कि सामंथा ड्यू का इसमें योगदान क्या है। हाँ, चीन की कहानी, चीन की फार्मास्यूटिकल उद्योग की कहानी भी बहुत दिलचस्प और रोचक है। ऐसा नहीं कि कोई चीन इतिहास से दवाएं बनाने वाला या प्रसिद्ध देश था। चीन में भी जैसे भारत में पुरानी दवाओं का सिस्टम है, आज भी चीन में पारंपरिक दवाओं का सिस्टम है। ऐतिहासिक ताकत नहीं है। सिर्फ 1980 से ये पूरी कहानी शुरू होती है। 1980 से पहले चीन में दवा उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग का कोई बड़ा इतिहास नहीं था। जो भी था वो लोकल कंपनियों का था। भारत में उससे पहले दवाएं बन रही थी। हुआ ये कि 1980 के दशक में सामंथा ड्यू चीन के उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण दवा उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। सामंथा ड्यू अमेरिका की एक दवा कंपनी थी फाइजर, उसमें रिसर्चर थी, उसमें शोध करने वाली थी, जैसा कि तमाम दवा कंपनियों में रखा जाता है। सामंथा ड्यू को फाइजर कंपनी ने चीनी होने के नाते ये जिम्मेदारी दी कि वो चीन के बाज़ार से कुछ दवाओं का रेगुलेटरी अप्रूवल लेकर आए। भारत जैसे, चीन जैसे देशों में रेगुलेटरी अप्रूवल लेना असंभव बात है, लंबी बात है। भारत में भी रेगुलेटरी सरकारों से मंजूरी मिलने में देरी होती है। सामंथा को एक फाइजर की दवा मंजूर कराने में 7 साल लग गए चीन में। 7 साल बाद चीन ने फाइजर की उस दवा को मंजूर किया चीन के बाजार में बिकने के लिए। सामंथा ड्यू को इस दौरान समझ में आया कि चीन के पास अगर अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हों तो बात ही बदल जाएगी, क्योंकि इतना समय ही नहीं लगेगा। सामंथा ड्यू 2014 में शंघाई में जिया लैब स्थापित की उन्होंने। वहाँ से वो छोड़कर आई 2014 की बात, ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है। तब तक चीन में कुछ कंपनियां जाकर बल्क ड्रग का और बाकी चीज़ों का उत्पादन शुरू कर रही थी, पर रिसर्च और लेबोरेटरीज़ की सुविधाएं उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी थी। सामंथा लैब ने कि शंघाई में जिया लैब के बाद चीन की सरकार ने अपनी पूरी ताकत फार्मास्यूटिकल उद्योग के पीछे लगा दी। खूब पैसा खर्च किया, रिसर्च किया, प्रोत्साहन किया और 5 साल के भीतर, सिर्फ 5 साल के भीतर चीन दुनिया में बल्क ड्रग्स का करिश्मा बन गया। बल्क ड्रग का मिरेकल हो गया। ये देखिए चीन का आंकड़ा। चीन में जो बल्क ड्रग जो है, फर्स्ट इन क्लास बल्क ड्रग्स का आंकड़ा है, इस आंकड़े को आप देखिए तो हमें दिखाई देगा। 2020 तो कोविड के प्रोडक्शन का समय था, बट 2013 से पहले 2014 में देखिए और उसके बाद चीन में जो फर्स्ट इन क्लास बल्क ड्रग्स डेवलप हुई, उनका आंकड़ा देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ता है। तो आज चीन अगर दुनिया की फार्मेसी है तो उसे फार्मेसी बनाने का ऐसा माना जाता है कि बड़ा श्रेय सामंथा ड्यू को जाता है। आप सुनिए, चीन के पास इस समय 300 दवा कंपनियां हैं, अपनी करीब 300 दवा कंपनियां हैं। दुनिया का कोई ऐसा दिग्गज ब्रांड नहीं है जो चीन से दवा नहीं बनवाता हो। बल्क ड्रग या फार्मूलेशन चीन में बनते हैं। चीन में क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन के लेवल पर इनोवेटिव मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन का आंकड़ा आपके सामने, ये चार्ट आपके सामने 2016 से 2020 की तुलना करिए। ये ग्रोथ है चीन के फार्मास्यूटिकल उद्योग की। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियां चीन में लगातार बढ़ती चली गई। जो ऊपर का थोड़ा सा सैफरन सा हिस्सा आपको दिख रहा है, पीला हिस्सा, वो नंबर बताता है कि कैसे मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों की चीन में काम बढ़ता चला गया। इसी के साथ चीन की अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बढ़ती चली गई और चीन ने बायोटेक में 2016 की तुलना में 2020 में बेहद तेज़ी से बढ़ोतरी की। अब इसकी तुलना में अगर आप भारत को देखें तो भारत में की पीएलआई स्कीम में 15 से ज़्यादा उद्योग शामिल किए गए थे, जिसमें फार्मास्यूटिकल भी शामिल था। इसमें भी आयात, ये भी इसलिए कि इन पर आयात पर निर्भरता कम की जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा 2 उद्योग
संवेदनशील थे, जिनका जिक्र हमको शुभ ने शुरुआत में कहा और इसलिए हम आपको वापस लेके आते हैं। एक था इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा था फार्मास्यूटिकल्स। यही दो वो उद्योग थे जहां पर हमारी चीन पर सबसे अधिक निर्भरता थी और यही सबसे ज़्यादा हमें अपनी क्षमताओं की ज़रूरत थी। इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर सरकार को एक नीजर्क फैसला लेना पड़ गया, पर फार्मा पीएलआई में शायद इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा बड़ी अगर चिंता की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा फार्मा पीएलआई की विफलता ज़्यादा चिंता की वजह बनती है हमारे लिए, क्योंकि फार्मा उद्योग में जो निर्भरता है ये कई तरीके से कई माध्यमों से संवेदनशील दिखाई देती है। जो हमें ताज़े आंकड़े मिल रहे हैं अब भारत के फार्मा इंपोर्ट्स के या चीन पर निर्भरता के, वो काफ़ी सनसनीखेज और जोखिम भरे हैं। सर, अब फार्मा के बाजार में, भारत के फार्मा बाजार में उतरते हैं, चीन की तो हमने देख ली कितनी बड़ी ताकत है, यहाँ चीन का कितना दखल है? 3-4 तथ्य, मोटे मोटे तथ्य समझना जरूरी है कि भारत के ड्रग बाजार पर या फार्मास्यूटिकल बाजार पर चीन का कब्जा किस तरह से हो गया है। केयर एज रेटिंग्स की ताज़ी रिपोर्ट आई जो काफ़ी तथ्यपूर्ण थी और आंकड़ों के साथ थी। भारत के कुल बल्क ड्रग आयात में, जब हम बल्क ड्रग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बुनियादी दवाएं होती हैं जिनके आधार पर फार्मूलेशंस बनाए जाते हैं। आप एक दवा बाजार से खरीदते हैं और उसमें बल्क ड्रग होती है, पर उसमें हो सकता है कि जुकाम की दवा के साथ एलर्जी की दवा मिला दी जाए या पैरासीटामोल के साथ दर्द की दवा मिला दी जाए। तो जो बल्क ड्रग्स हैं वो अलग आती और उनके फार्मूलेशंस बनाए जाते हैं, मिक्स करके बनाए जाते हैं। 2014 में बल्क ड्रग आयात में चीन का हिस्सा मात्रा और मूल्य के आधार पर, आंकड़ा देखिएगा, चार्ट ध्यान से देखिएगा, हम चाहेंगे चार्ट रोक के देखें। 2014 में मात्रा और मूल्य दो आधार पर, वॉल्यूम में और प्राइस के आधार पर, चीन का हिस्सा भारतीय बाजार में बल्क ड्रग में 2014 में 64 और 65% था। 14 याद रखिएगा, 14 से ही चीन के फार्मास्यूटिकल उद्योग ने उड़ान भरी थी। 2023 में 71 और 75% हो गया। भारत के बल्क ड्रग और जो वॉल्यूम वाइज में भी और वैल्यू वाइज में 71 और 75% हो गया। दूसरा तथ्य, जीवन रक्षक दवाओं के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता और ज़्यादा खतरनाक है, खासतौर से लाइफ सेविंग ड्रग्स के मामले में। एक शब्द का फार्मास्यूटिकल उद्योग में जिक्र में इस्तेमाल किया जाता है, तकनीकी शब्द है जिसका फार्मास्यूटिकल में काम करने वाले लोग जानते हैं, जिनको केएसएम कहा जाता है, की स्टार्टिंग मटेरियल कहा जाता है। एक टेक्निकल शब्द है। ये दवा उद्योग के बुनियादी केमिकल से रसायन होते हैं। इनमें साल्ट होते हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं, इनमें रिएक्टिव एजेंट्स होते हैं, इसमें गैसेज होती हैं, इनमें बायो एंजाइम्स होते हैं, इसमें लिगेंड्स होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये वो तत्व होते हैं रासायनिक तौर पर जिनके बिना कोई एपीआई नहीं बनाया जा सकता। एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट नहीं बनाया जा सकता इन चीज़ों के बिना। यानी ये मान के चलिए कि एपीआई अगर एक मकान है तो ये ईंट, गारा, मोरम, सीमेंट, ये उस तरीके की चीज़ें जिनको मिलाकर आप एक पूरा एपीआई खड़ा करते हैं। एपीआई ही बाद में दवा बनता है। जब एक्टिव एपीआई तैयार हो जाता है तब उसको दवा बनाता है। केयर की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की 50% लाइफ सेविंग केएसएम, यानी ये की स्टार्टिंग मटेरियल हैं, यानी जीवन रक्षक दवाओं का जो बुनियादी कच्चा माल है, इसे इस तरह से समझें, वो और उनमें इस्तेमाल होने वाली बल्क ड्रग अब चीन से आती हैं, 50% आती। 2023 में इनका इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर था जब हम भारत में सरकार से ये सुन रहे थे कि पीएलआई सफल हो रही और पीएलआई में निवेश आ रहा है। अब ये दूसरा चार्ट है जिसको आप वॉल्यूम में देख लीजिए, बल्क ड्रग के इंपोर्ट की ग्रोथ भारत की चाइना पर निर्भरता को लेकर। अब तीसरा तथ्य जो ज़रूरी है जानना हमारे लिए फार्मास्यूटिकल में, वो ये है कि भारत का जो उद्योग है ना, उसके भीतर कई सारे रहस्य हैं जो भीतर से समझ में नहीं आते। भारत का जो फार्मा आयात लगातार बढ़ रहा है, उसमें भारत के पास दवाएं बनाने के लिए कच्चा माल नहीं है। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो कर रहा था वैसा ही फार्मा में भी, भारत से दवाएं निर्यात तो होती हैं पर उसका कच्चा माल चीन से आता है और यहाँ उनका फार्मूलेशन तैयार करके बेचा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत से मोबाइल का एक्सपोर्ट हो रहा है पर उसके कंपोनेंट्स वहाँ से आते हैं। तो दोनों का निर्यात के आंकड़े हमने आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात रिकॉर्ड बढ़ा, फार्मास्यूटिकल का आयात रिकॉर्ड बढ़ा 2023 में। जबकि चीन ने क्या किया है कि जो बुनियादी प्रोडक्ट्स हैं, बल्क ड्रग्स हैं या कि केएसएम्स हैं, जो की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, उनमें अपनी दक्षता बढ़ा ली है। अब आज स्थिति ये है कि भारत की स्थिति बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये इससे पहले जो हमने चार्ट दिखाया था, हम दोबारा देखेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि चीन से जो बल्क ड्रग का इंपोर्ट बढ़ रहा है वो भारत के कुल फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट से ज़्यादा है।
यानी जो फंडामेंटल बेसिक दवाएं हैं जिनके जरिए आप पूरी दवा बनाते हैं, ये आंकड़ा देखिए चीन से। चीन के ड्रग का इंपोर्ट कितनी तेजी से बढ़ा है, भारत में चीन की निर्भरता इस पे बढ़ा है। यहाँ तक कि भारत को हर्बल प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं चीन से, जिसमें कि आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं। अब समग्र फार्मा आयात में इस आंकड़े को ध्यान से देखिए। भारत के समग्र फार्मा आयात में भारत की कंप्लीट, हमने बल्क ड्रग बताया, कैसे बताया, बाकी चीज़ें बताया, भारत की निर्भरता चीन पे 43% हो गई। और अगर चीन दवाओं की आपूर्ति रोक दे, बंद कर दे, बल्क ड्रग्स देने की कीमतें बढ़ा दे, तो भारत के दवा उद्योग में क्राइसिस आ जाएगी, संकट आ जाएगा। लेकिन सर पीएलआई आई थी, उसमें फार्मा को कोई सहारा दे क्यों नहीं पाई फिर ये स्कीम? ये समीक्षा की रिपोर्ट देश के सामने अभी तक नहीं आई, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं वो ये बता रहे हैं कि पीएलआई स्कीम में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की राशि रखी थी फार्मास्यूटिकल के लिए। पीएलआई स्कीम ऐसी है उसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा ये भी उसमें प्रोविजन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को कितना दिया जाएगा, बैटरीज के लिए कितना दिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए 15,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए थे स्कीम में बुनियादी तौर पर, और 55 प्रस्ताव भी इसमें मंजूर हुए। सरकार के पास 55 प्रस्ताव आए, लेकिन हुआ ये कि अधिकांश वही कंपनियां आई जो छोटी मझोली कंपनियां हैं कि उन्होंने बल्क ड्रग इंपोर्ट किया, केएसएम इंपोर्ट किया, कुछ एपीआई इंपोर्ट किया और यहाँ भारत में पैकेज करके उनको बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने दावा किया कि इस साल 6 साल की स्कीम में करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। 15,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, 16,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। लेकिन पीएलआई की सफलता का आकलन का एक ही पैमाना है कि निवेश आया और निर्यात हुआ, उत्पादन हुआ, तो उसके बदले इंसेंटिव कितना दिया गया, भुगतान कितना दिया गया। अगर आपने 100 रुपये डाले, 200 रुपये का उत्पादन किया, तो सरकार ने आपको 75 रुपये की मदद दी। तो हिसाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिसाब नहीं है। लेकिन अभी तक जब हम इस समीक्षा को कर रहे हैं और सरकार समीक्षा कर रही है, केवल 4 कंपनियों को 165 करोड़ रुपए के इंसेंटिव मिले हैं 15,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव के बदले। 4 कंपनियां हैं, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन, स्ट्राइड फार्मा और प्रीमियर मेडिकल। इन 4 कंपनियों को पीएलआई स्कीम में केवल 165 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिला है। अब ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबूत है कि फार्मास्यूटिकल पीएलआई का नतीजा या उसका फ़ायदा क्या हुआ। खासतौर से फार्मा इंपोर्ट के आंकड़े, अगर फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट के आंकड़े आप करीब से देखें तो दिखाई देगा कि पीएलआई ने भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में कोई मदद नहीं की। पूरा आंकड़ा अगर आप देख लीजिए, जिस मकसद से इस स्कीम को तैयार किया गया था, निवेश किया गया था, इंपोर्ट हमारा बल्क ड्रग और बाकी सामानों के मामले में बढ़ता चला गया। चिंता की बात यह है कि भारतीयों के स्वास्थ्य में, जीवन में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। यानी आपके शरीर में जा रही दवा, बाकी सामान, उन पर चीन की निर्भरता बढ़ती है। केयर की रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में अगर कोई बहुत बड़ी क्रांति हो जाए पीएलआई में और फार्मास्यूटिकल में उत्पादन हो जाए, तब भी 2025-26 तक इंडिया के फार्मा इंपोर्ट में कोई कमी नहीं आएगी। इंडिया का फार्मा इंपोर्ट बिल वहीं रहेगा जितना था, बल्कि बढ़ता रहेगा। सर इसमें फिर खामियां हैं कहाँ, चुनौतियां हैं कहाँ, कहाँ काम करने की ज़रूरत है? अब सरकार को ये बात महसूस हो रही है, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा गया, लेकिन हम इस तरीके के एनालिसिस करते समय बात करते हैं, परोक्ष रूप से चर्चा करते हैं, विशेषज्ञों से बात करने की कोशिश करते हैं, सरकार के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा में दोनों में एक ही जैसी चुनौती है, जो पीएलआई उद्योग से एड्रेस, पीएलआई की स्कीम से बिल्कुल एड्रेस नहीं हुई, संबोधित नहीं हुई और उसका कोई समाधान नहीं आया। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा दोनों के पास शोध और विकास का कोई ढांचा नहीं है, रिसर्च और डेवलपमेंट की कोई बेस नहीं है। इनके बिना ये दोनों उद्योग नहीं विकसित हो सकते, क्योंकि डेवलप होने वाले उद्योग हैं, इनमें नए नई तकनीकें आती हैं, नए नए प्रयोग होते हैं, नए तरीके के। फार्मास्यूटिकल उद्योग में तो रिसर्च सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दवा उद्योग को बल्क ड्रग रिसर्च चाहिए भारत में, दवा उद्योग को यूनिवर्सिटीज़ चाहिए जो फार्मास्यूटिकल पर रिसर्च करें, दवा उद्योग को साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दवा कंपनियां भारत में भले ही ना है, पर उन कंपनियों की ग्लोबल लैब भारत में जरूर आ जाएं, उनकी लेबोरेटरीज भारत में आकर स्थापित हो जाएं, ये चाहिए। हमने क्या किया कि हमने भारत में लेबोरेटरीज नहीं बुलाई, हमने उन कंपनियों की शाखा भारत में बुला ली, उन्होंने अपनी मदर फैक्ट्री से इंपोर्ट करके यहाँ पैक करके उनको बनाना शुरू कर दिया। भारत में जब लेबोरेटरी आएगी तभी दवा बनेगी और तभी वह भारत से पेटेंट होगी। हमने आपको चीन का आंकड़ा दिखाया कि चीन ने जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर पेटेंट्स हासिल किए, उनका आंकड़ा सामने। भारत के पीएलआई में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था और ना उसे प्रमोट किया गया। तो इसके पीछे आपको अपने शिक्षा के ढांचे में, अपने यूनिवर्सिटीज़ के ढांचे में भारत की जो सरकारी शोध संस्थाएं, उन्हें बेहतर करना पड़ेगा, तब वो उस तरीके की दवाएं या उस तरीके का रिसर्च लेकर आ पाएंगी। लगभग यही स्थिति इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हम कंपोनेंट लगाकर सीकेडी एसकेडी बेसिस पर इंपोर्ट करके तो तैयार कर रहे हैं, पर जो ओरिजिनल रिसर्च है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो बेसिक रिसर्च है, वो लिमिटेड है, बहुत ही प्रायोगिक स्टार्टअप लेवल पे है।
अब जब पीएलआई की परतें खुल रही हैं तो सामने ये आ रहा है कि कंपनियों ने भारत में बजट से पैसा लिया, जो टैक्स पेयर्स का मनी था या बायर्स का मनी था, और भारत में असेंबलिंग की यूनिट्स लगा ली, जहां उन्होंने दवाएं भी असेंबल करना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स भी असेंबल करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि इसके बाद नए उत्पादों का विकास नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि पीएलआई के जरिए कोई नया प्रोडक्ट भारत में बनाया गया। तो अब हम इस उलझन में फंस गए कि हमने कंपनियों को बुला के लगा लिया और उन कंपनियों के आने के बाद भी उन कंपनियों के कच्चे माल का इंपोर्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब जितना इन्वेस्टमेंट पीएलआई में आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स से फार्मास्यूटिकल में, उसी प्रोपोर्शनेट में भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता भी बढ़ती जाएगी। जिसको जितनी कंपनियों को भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने होंगे, उसके कंपोनेंट्स वो चीन और ताइवान और बाकी देशों से इंपोर्ट करेंगी। तो जो असंगति है या जो चिंताजनक बात है कि बीते 3-4 साल में 2 बड़े महत्वपूर्ण मिशन हमको सरकार की तरफ से सुनने को मिले थे, जिनको स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। एक बायकॉट चीन, और दूसरा ये था कि भारत दुनिया की फार्मेसी बन गया है। ये बातें कही गई थी क्योंकि भारत ने एस्ट्राजेनेका से की वैक्सीन आयात की, तो उसका भारत में निर्यात किया था। लेकिन हकीकत शुभम से बिल्कुल उल्टी है। चीन दुनिया की फार्मेसी बन चुका है, और अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम और सिक्योरिटी तो छोड़ दीजिए, वो दवाओं के जरिए हमारे शरीर के भीतर भी बैठ गया है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का अर्थात। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकम का अगला चरण होता है आपके सवाल और अंशुमान जी के जवाब। पहला सवाल विष्णु जी का है, म्यूचुअल फंड में तेजी से निवेश बढ़ रहा है, क्या आने वाले दिनों में बैंक जमा में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? सरकार की कर्ज योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तो बैंक जमा में कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है, डिपॉजिट्स में ग्रोथ दिख रही है और बैंकों के पास अभी रिटर्न है। अभी भारत का बहुत छोटा सा हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। अगर आप टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स में देखें तो म्यूचुअल फंड का हिस्सा 6 से 7%, 8% है। अभी भी 80%, 75% पैसा बैंकों के डिपॉजिट्स में ही और खासतौर से टाइम डिपॉजिट्स में, फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। अभी जब तक वहाँ रिटर्न्स अच्छे हैं, 6-7% का 5 से 6% का इंटरेस्ट है, तब तक तो बैंकों में पैसा रहेगा। लेकिन धीमे धीमे डिपार्चर शुरू हो रहा है। सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अब परिवार म्यूचुअल फंड में थोड़ा सरप्लस पैसा डालने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम आउटराइटली या ओवरनाइट भारत के बैंकों से एफडी टूटने लगे और म्यूचुअल फंड में निवेश होने लगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। तो सरकार के कर्ज के लिए तो संसाधन बैंकों के पास अभी उपलब्ध रहेंगे। सरकार इसके अलावा छोटी बचत स्कीमें भी चलाती है, उससे भी उसकी कर्ज की जरूरत पूरी होती है। केसर का सवाल है, क्या भारतीय रियल एस्टेट उद्योग और चीनी रियल एस्टेट उद्योग के बीच कोई वित्तीय कनेक्शन है? नहीं, कोई सीधा कनेक्शन। चीन और भारत के रियल एस्टेट उद्योग की में बड़ा फर्क है। भारत के रियल एस्टेट उद्योग की स्थिति क्या है, इस पर हम लोग एक पूरा इकोनॉमिकम कर चुके हैं। अगर आप नियमित दर्शक हैं तो आपने वो देखा होगा। चीन का रियल एस्टेट उद्योग कॉमर्शियली बड़ा उद्योग है, जहां पर बहुत सारा कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, बैंकों की बड़ी लेंडिंग बिल्डर्स के लेवल पर। भारत का रियल एस्टेट उद्योग बहुत छोटा उद्योग है। भारत के रियल एस्टेट उद्योग में एक कोविड के बाद सस्ते मकानों की बिक्री खत्म हो गई है। भारत में तो भी 6 लाख मकान तो खड़े हुए हैं जो बिक नहीं रहे हैं, पड़े हुए हैं। तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। पर चीन की अर्थव्यवस्था का बैंकिंग सेक्टर वहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ी स्टेक्स रखता है। उसका एक्सपोजर, उसकी भागीदारी वहाँ ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए जब वहाँ इमारतें नहीं बिकती हैं, इमारतों की सेल्स गिरती है, प्रॉपर्टी टूटती है, तो चीन की कंपनियां डूबती हैं तो फिर बैंक डूबते हैं। ऐसा चीन में इस समय हो रहा है। आदित्य का सवाल है कि अगर डॉलर का डी-डॉलराइजेशन हो गया, मतलब अगर मान लीजिए दूसरी मुद्राएं और ज़्यादा हावी होंगी, तो अमेरिका और विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? अभी ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि दुनिया ने डी डॉलराइजेशन की ना तो कोई तैयारी की है, ना डी डॉलराइजेशन की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई देती है। कोशिशें ज़रूर हैं, छोटे छोटे बाजारों में लोकल करेंसी ग्रुप बनेंगे, लेकिन अभी दुनिया ने इस तरीके की तरह से सोचा नहीं है कि डॉलर के बजाय कोई दूसरी फिएट करेंसी तैयार होगी या आएगी। क्योंकि करेंसी मार्केट के अपने आयाम हैं, करेंसी मार्केट की अपनी ट्रेडिबिलिटी है, करेंसी मार्केट का अपना ट्रस्ट फैक्टर है। लेकिन हाँ, कोशिशें शुरू हो रही हैं और धीमे धीमे दुनिया के देशों के बीच छोटे छोटे व्यापार समूह बनेंगे, जहां शायद डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात बची, वो और बता दीजिए। हाँ, मनी नाइन के ऐप पर आप अगर इसको देख रहे हैं तो आपके पास ऐप है, तो उस ऐप को सर्च करिए। आप प्रतिदिन उस ऐप के ऊपर इतनी सारी अलग अलग तरीके की जानकारियाँ वीडियो पॉडकास्ट के तौर पर जान सकते हैं, जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी। किस्से भी हैं, कहानियाँ भी हैं और इस तरीके की सूचनाएं हैं जिन्हें आप वहाँ ले सकते हैं। सवाल पूछ सकते हैं आप हमसे सीधे। और अब मनी नाइन का ऐप iOS पर भी है और एंड्रॉयड पर भी। तो जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे कि iOS पर ऐप कब आएगा, तो वो ऐप भी अब स्टेबलाइज होकर सामने आ गया है। आप iOS पर अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग इसे
यूट्यूब पर देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे निवेदन है कि वो मनी9 का ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि उस ऐप बहुत सारी ऐसे जानकारियां, ऐसे कार्यक्रम, सवालों के विकल्प आपको सिर्फ उस ऐप पर ही उपलब्ध हैं जो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। खासतौर पर हम आपसे कहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे घटनाक्रम भारत बाजार में हो रहे हैं। लगातार पिछले 3-4 महीनों से म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। आप हमारे मनी9 के ऐप पर जाइए, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करिए। हम आपको एक एक बड़े घटनाक्रम को विस्तार से समझा रहे हैं कि उससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आपको कैसे फैसला लेना चाहिए। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।